सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसकी दौलत सच कहूं तो आज के हिसाब से मापी ही नहीं जा सकती। बात है 1280 की। पश्चिमी अफ्रीका के माली साम्राज्य में एक बच्चा पैदा हुआ और यही बच्चा आगे चलकर बना इतिहास का सबसे अमीर इंसान, मंसा मूसा। मंसा यानी सुल्तान, एक ऐसा सुल्तान जिसकी रईसी के आगे आज के सारे रिकॉर्ड फीके पड़ जाते हैं। अब दौलत की बात चली है तो जरा इसे ऐसे समझिए। आज के एलन मस्क, जेफ बेजोस, मतलब दुनिया के टॉप अरबपतियों की सारी संपत्ति एक साथ मिला दीजिए, फिर भी वो माली के इस सुल्तान की दौलत के आसपास भी नहीं भटक सकते। मंसा मूसा की संपत्ति सच में इनकैलकुलेबल थी, यानी आप उसकी गिनती ही नहीं कर सकते। है ना बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, एक खाली सिंहासन और 3000 जहाजों का रहस्य। लेकिन मूसा सत्ता में आया कैसे? ये कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। 1312 की बात है। उस वक्त के सुल्तान अबू बकर द्वितीय को अटलांटिक महासागर का दूसरा छोर खोजने की धुन सवार थी। उन्होंने 300 जहाजों का बेड़ा भेजा, लेकिन भयानक समुद्री भंवर से बचकर सिर्फ एक जहाज वापस लौटा। हार मानना तो सुल्तान की फितरत में नहीं था, तो उन्होंने क्या किया? वो खुद 3000 जहाजों का एक विशाल बेड़ा लेकर निकल पड़े और जाने से पहले राजकाज सौंप गए अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री को, यानी मूसा को। खैर, सदियां बीत गईं, पर सुल्तान का वो बेड़ा कभी लौटकर नहीं आया और इसी रहस्यमयी खालीपन ने मूसा को माली साम्राज्य का निर्विवाद सुल्तान बना दिया। अब आता है भाग 2, सोने और नमक पर मूसा का एकाधिकार। सत्ता मिलते ही मूसा ने गजब की फुर्ती दिखाई। उसने अटलांटिक से लेकर नाइजर नदी तक अपने साम्राज्य को तेजी से फैलाया। अब जरा माली की अर्थव्यवस्था को चला रही 3 मुख्य चीजों पर गौर करते हैं। पहला, बम्बुक का सोना, जिसकी वैल्यू उस वक्त चरम पर थी, जो सीधे शाही खजाने को भरता था। दूसरा, तगाजा का नमक। अब आप सोचेंगे नमक? जी हाँ, सहारा रेगिस्तान जैसे कठोर माहौल में खाना सुरक्षित रखने के लिए नमक इतना जरूरी था कि इसे सोने के बराबर तौला जाता था। और तीसरा, कोला नट्स, जो रेगिस्तान में प्यास बुझाने के काम आते थे। इन तीनों ने मिलकर माली को एक आर्थिक महाशक्ति बना दिया। लेकिन असली गेम चेंजर थी मूसा की रणनीति। उसने सीधे खदानों पर कब्जा नहीं किया, बल्कि उन खदानों की असली लोकेशन को दुनिया से एक टॉप सीक्रेट बना के रखा। व्यापार होता था तो सिर्फ सूडानी बिचौलियों के जरिए। बाहरी दुनिया को भनक तक नहीं थी कि सोना आ कहां से रहा है। और मास्टर स्ट्रोक देखिए, मूसा ने हर व्यापारिक मार्ग और गुजरने वाले सामान पर भारी टैक्स लगा दिया। बिना खदानों का सीधा नियंत्रण लिए सिर्फ टैक्स और चालाकी से उसने अपना खजाना भर लिया। कमाल का दिमाग था, है ना? आगे देखते हैं। भाग 3, धार्मिक सहिष्णुता के जरिए शांति। अब इतना बड़ा और अमीर साम्राज्य हो तो बिना बगावत के शासन कैसे चलेगा? माली का आधिकारिक धर्म इस्लाम था, लेकिन मूसा ने कुरान के कानूनों को जबरदस्ती नहीं थोपा। वहां पूरी धार्मिक स्वतंत्रता थी। इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। दरअसल सोने की खदानों में काम करने वाले कई गैर मुस्लिम मजदूरों ने एक बार विद्रोह कर दिया था। मूसा ने ताकत से उसे दबा तो दिया, पर वो एक बात समझ गया था, अगर अर्थव्यवस्था को सुचारू रखना है तो इन मजदूरों को धार्मिक तौर पर संतुष्ट रखना होगा। इसलिए भविष्य के बगावतों को टालने के लिए उसने सबको अपना धर्म बेझिझक मानने की आज़ादी दे दी। और मूसा की ये चाल बिल्कुल सटीक बैठी। इस धार्मिक छूट ने साम्राज्य के अंदर शांति और स्थिरता ला दी। दूसरी तरफ आस पड़ोस के लगभग सभी राज्य भी इस्लामिक थे। साझा धर्म होने की वजह से माली को बाहर से किसी हमले का डर नहीं था। कोई दुश्मन नहीं, कोई बगावत नहीं। इस बेजोड़ सुरक्षा ने मूसा को अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ व्यापार और दौलत बढ़ाने पर लगाने का मौका दिया। अब बढ़ते हैं सबसे रोमांचक हिस्से की ओर। भाग 4, 1324 की इन्फ्लेशनरी हज यात्रा। 60,000। जरा आंखें बंद करके इस कारवा के आकार की कल्पना कीजिए। 1324 में जब मंसा मूसा मक्का की हज यात्रा के लिए रेगिस्तान से गुजरा तो पूरे 60,000 लोग उसके साथ चल रहे थे। ये कोई छोटा मोटा काफिला नहीं था, बल्कि एक पूरा का पूरा शहर सड़क पर चल रहा था। और हैरान मत होइए, इन 60,000 लोगों में 12,000 तो सिर्फ गुलाम थे। और जानते हैं उनका इकलौता काम क्या था? अपने साथ सोने से भरे भारी भरकम बक्से उठाकर चलना। इस महाकारवा में
80 ऊंट भी शामिल थे। और ये कोई आम ऊंट नहीं थे। हर एक ऊंट की पीठ पर शुद्ध सोने के पाउडर से लदे भारी थैले बंधे हुए थे। अब सबसे चौंकाने वाले आंकड़े पर आते हैं। 20,000 किलोग्राम सोना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और ये सारा सोना कोई व्यापार करने या कोई महल खरीदने के लिए नहीं जा रहा था। ये 20,000 किलो सोना सिर्फ और सिर्फ रास्ते में दान करने के लिए था। दिमाग सुन्न कर देने वाली बात है ना। अब इतना अथाह सोना दान करने के पीछे एक बहुत ही अहम इस्लामी सिद्धांत था, जिसे ज़कात कहते हैं, यानी अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दान करना। मूसा की इस शानदार यात्रा का एक बड़ा मकसद इसी चैरिटी को पूरा करना था। कारवां जहां भी रुकता, वो दिल खोलकर सोना बांटता और नई मस्जिदें बनवाता जाता। जरूरतमंदों के लिए तो मानो खजाना ही खुल गया था। वैसे सफर का एक किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। रेगिस्तान में उड़ती धूल से मूसा की दूसरी पत्नी को बहुत परेशानी होने लगी। अब मूसा ठहरा दुनिया का सबसे अमीर सुल्तान। उसने क्या किया? उसने तुरंत बीच रेगिस्तान में रातों रात एक पूरा का पूरा सिंचाई तंत्र यानी इरिगेशन सिस्टम ही खड़ा कर दिया, ताकि पानी के छिड़काव से धूल को शांत किया जा सके। इसे कहते हैं असीमित ताकत और संसाधनों का असली रौब। लेकिन हर कहानी का एक डार्क साइड होता है। इतिहास में ये शायद पहली बार था जब किसी एक इंसान के दान ने पूरे के पूरे इलाके में हाइपर इन्फ्लेशन यानी भयंकर मुद्रास्फीति ला दी। मूसा ने काहिरा, मक्का और मदीना में इतने बड़े पैमाने पर मुफ्त में सोने की ईंटें बांट दी थीं कि इसका आर्थिक अंजाम बहुत ही खौफनाक हुआ ये कि बाजार में अचानक मुफ्त सोने की बाढ़ आ गई। और अर्थशास्त्र का सीधा सा नियम है, जब सप्लाई हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वैल्यू गिर जाती है। क्षेत्रीय स्वर्ण बाजार पूरी तरह से क्रैश हो गया। मध्य पूर्व और अफ्रीका की अर्थव्यवस्था एक ही झटके में चरमरा गई। एक इंसान की असीम उदारता ने पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह करके रख दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्थिक सबक है। और इसी के साथ हम आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, भाग 5, साम्राज्य का पतन। सच तो ये है कि मूसा का बनाया हुआ ये आर्थिक यूटोपिया ज्यादा दिन तक टिक नहीं सका। मूसा की मौत के बाद सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। नए मंत्री और अधिकारी लालची और बेहद भ्रष्ट निकले। जिन राज्यों को मूसा ने ताकत से बांध कर रखा था, उन्होंने इस कमजोरी को भांप लिया और विद्रोह कर दिया। हर तरफ से स्वतंत्रता की मांग उठने लगी और देखते देखते माली का वो महान स्वर्णिम साम्राज्य हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बड़ा सवाल हम सभी के सामने खड़ा होता है। माली के इस स्वर्णिम साम्राज्य के उदय, उस भयंकर हाइपर इन्फ्लेशन और फिर उसके अचानक पतन से आज की आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं आखिर क्या सीख सकती हैं? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दौलत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो बहुत नाजुक होती है। बिना मजबूत नेतृत्व और सही मैक्रो इकोनॉमिक नीतियों के दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्य भी पल भर में खाक हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या आज की दुनिया में भी ऐसी आर्थिक गलतियां दोहराई जा रही हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा।